पुराने पन्नों से। इस एपिसोड में लेकर आया हूं सआदत हसन मंटो की कहानी ब्लाउज। शकीला भरे भरे जिस्म की सेहतमंद लड़की थी। उसके हाथ बहुत गुदगुदे थे। गोश्त भरी मखरूती उंगलियों के आखिर में हर जोड़ पर एक नन्हा गढ़ा था। जब वो मशीन चलाती थी, ये नन्हे नन्हे गढ़े हाथ की हरकत से कभी कभी गायब भी हो जाते थे। शकीला मशीन भी बड़े इत्मीनान से चलाती थी। आहिस्ता आहिस्ता उसकी 2 या 3 उंगलियां बड़ी रानाई के साथ मशीन की हथी को घुमाती थी। उसकी कलाई में एक हल्का सा खम पैदा हो जाता था। गर्दन जरा उस तरफ को झुक जाती थी और बालों की एक लट, जिसे शायद अपने लिए कोई मुस्तकिल जगह नहीं मिलती थी, नीचे फिसल जाती थी। शकीला अपने काम में इस कदर मुनहमिक रहती कि उसे हटाने या जमाने की कोशिश नहीं करती थी। जब शकीला ऊदी साटन अपने सामने फैलाकर अपने माप का ब्लाउज तराशने लगी तो उसे टेप की जरूरत महसूस हुई, क्योंकि उनका अपना टेप घिस घिसाकर अब बिल्कुल टुकड़े टुकड़े हो गया था। लोहे का गज मौजूद था, मगर उससे कमर और सीने की पैमाइश कैसे हो सकती है। उसके अपने कई ब्लाउज मौजूद थे, मगर अब चूंकि वो पहले से कुछ मोटी हो गई थी, इसलिए सारी पैमाइशें दोबारा करना चाहती थी। कमीज उतारकर उसने मोमिन को आवाज दी। जब वो आया तो उसने कहा, जाओ मोमिन, दौड़कर 6 नंबर से कपड़े का गज ले आओ, कहना शकीला बीबी मांगती हैं। मोमिन की निगाहें शकीला की सफेद बनियान के साथ टकराई। वो कई बार शकीला बीवी को ऐसी बनियानों में देख चुका था, मगर आज उसे एक किस्म की झिझक महसूस हुई। उसने अपनी निगाहों का रुख दूसरी तरफ फेर लिया और घबराहट में कहा, कैसा गज बीबी जी? शकीला ने जवाब दिया, कपड़े का गज। एक गज तो ये तुम्हारे सामने पड़ा है, ये लोहे का है। एक दूसरा गज भी होता है जो कपड़े का बना होता है। जाओ 6 नंबर में जाओ और दौड़ के उनसे एक गज ले आओ, कहना शकीला बीबी मांगती हैं। 6 नंबर का फ्लैट बिल्कुल करीब था। मोमिन फौरन ही कपड़े का गज लेकर आ गया। शकीला ने यह गज उसके हाथ से लिया और कहा, यहीं ठहर जाओ, उसे अभी वापस ले जाना। फिर वो अपनी बहन रजिया से मुखातिब हुई। इन लोगों की कोई चीज ज्यादा देर अपने पास रख ली जाए तो वो बुढ़िया तकाजे कर करके परेशान कर देती है। इधर आओ, ये गज लो और यहां से मेरा नाप लो। रजिया ने शकीला की कमर और सीने का नाप लेना शुरू किया तो उनके दरमियान कई बातें हुई। मोमिन दरवाजे की दहलीज पे खड़ा तकलीफ देह खामोशी से ये बातें सुनता रहा। रजिया, तुम गज को खींचकर नाप क्यों नहीं लेती? पिछली दफा भी यही हुआ, तुमने नाप लिया और मेरे ब्लाउज का सत्यानाश हो गया। ऊपर के हिस्से पर अगर कपड़ा फिट ना आए तो इधर उधर बगलों में झोल पड़ जाते हैं। कहां का लूं कहां का ना लूं, तुम तो अजब मखमसे में डाल देती हो। यहां का नाप लेना शुरू किया था तो तुमने कहा जरा और नीचे कर लो। जरा छोटा बड़ा हो गया तो कौन सी आफत आ जाएगी। भाई वाह, चीज के फिट होने में ही तो सारी खूबसूरती है। सुरैया को देखो कैसे फिट कपड़े पहनती है, मजाल है जो कहीं शिकन पड़े। कितने खूबसूरत मालूम होते हैं ऐसे कपड़े। लो अब तुम नाप लो। ये कहकर शकीला ने सांस के जरिए से अपना सीना फुलाना शुरू किया। जब अच्छी तरह फूल गया तो सांस रोककर उसने घुटी घुटी आवाज में कहा, लो अब जल्दी करो। जब शकीला ने सीने की हवा खारिज की तो मोमिन को ऐसा महसूस हुआ उसके अंदर के कई गुब्बारे फट गए। उसने घबराकर कहा, गज लाइए बीबी जी, मैं दे आऊं। शकीला ने उसे झिड़क दिया, जरा ठहर जाओ। ये कहते हुए कपड़े का गज उसके नंगे बाजू से लिपट गया। जब शकीला ने उसे उतारने की कोशिश की तो मोमिन को सफेद बगल में काले काले बालों का एक गुच्छा नजर आया। मोमिन की अपनी बगलों में भी ऐसे ही बाल उग रहे थे, मगर यह गुच्छा उसे बहुत भला मालूम हुआ। एक सनसनी सी उसके सारे बदन में दौड़ गई। एक अजीबो गरीब ख्वाहिश उसके दिल में पैदा हुई कि काले काले बाल उसकी मूछें बन जाएं। बचपन में वो भुट्टों के काले और सुनहरे बाल निकालकर अपनी मूछें बनाया करता था। उनको अपनी बालाई होंठ पर जमाते वक्त जो सरसराहट उसे महसूस हुआ करती थी, उसी किस्म की सरसराहट इस ख्वाहिश ने उसके बालाई होंठ और नाक में पैदा कर दी। शकीला का बाजू अब नीचे झुक गया था और उसकी बगल छुप गई थी, मगर मोमिन अब भी काले काले बालों का वो गुच्छा देख रहा था। उसके तसव्वुर में शकीला का बाजू देर तक वैसे ही उठा रहा और बगल में उसके स्याह बाल झांकते रहे। थोड़ी देर के बाद शकीला ने मोमिन को गज दे दिया और कहा, जाओ उसे वापस दे आओ, कहना बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया है। मोमिन गज वापस देकर बाहर सहन में बैठ गया। उसके दिलो दिमाग में धुंधले धुंधले से ख्याल पैदा हो रहे थे। देर तक वो उनका मतलब समझने की कोशिश करता रहा। जब कुछ समझ में ना आया तो उसने गैर इरादी तौर पर अपना छोटा सा ट्रंक खोला, जिसमें उसने ईद के लिए नए कपड़े बनवा कर रखे थे। जब ट्रंक का ढकना खुला और नए लट्ठे की बू उसकी नाक तक पहुंची तो उसके दिल में ख्वाहिश पैदा हुई,
कि नहा धोकर और ये नए कपड़े पहनकर वो सीधा शकीला बीवी के पास जाए और उसे सलाम करे। उसकी लट्ठे की सलवार किस तरह खड़खड़ करेगी और उसकी रूमी टोपी का ख्याल आते ही मोमिन की निगाहों के सामने उसका फुंदना आ गया और फुंदना फौरन ही उन काले काले बालों के गुच्छे में तब्दील हो गया जो उसने शकीला की बगल में देखा था। उसने कपड़ों के नीचे से अपनी नई रूमी टोपी निकाली और उसके नर्म और लचकीले फुंदने पर हाथ फेरना शुरू ही किया था कि अंदर से शकीला बीवी की आवाज आई, मोमिन ने टोपी ट्रंक में रखी, ढकना बंद किया और अंदर चला गया, जहां शकीला नमूने के मुताबिक ऊदी साटन के कई टुकड़े काट चुकी थी। उन चमकीले और फिसल जाने वाले टुकड़ों को एक जगह रखकर वो मोमिन की तरफ मुतवजा हुई। मैंने तुम्हें इतनी आवाजें दी, सो गए थे क्या? मोमिन की जुबान में लुकनत पैदा हो गई। नहीं बीबी जी, तो क्या कर रहे थे? कुछ भी नहीं। कुछ तो जरूर करते होगे। शकीला ये सवाल किए जा रही थी मगर उसका ध्यान असल में ब्लाउज की तरफ था जिसे अब उसे कच्चा करना था। मोमिन ने खिसियानी हंसी के साथ जवाब दिया, ट्रंक खोल के अपने नए कपड़े देख रहा था। शकीला खिलखिलाकर हंसी। रजिया ने भी उसका साथ दिया। शकीला को हंसते देखकर मोमिन को एक अजीब सी तस्कीन हुई और इस तस्कीन ने उसके दिल में यह ख्वाहिश पैदा की कि वो कोई ऐसी मज़ाक़खेज़ तौर पर अहमकाना हरकत करे जिससे शकीला को और ज्यादा हंसने का मौका मिले। चुनाचे लड़कियों की तरह झेप कर और लहजे में शर्माहट पैदा करके उसने कहा, बड़ी बीबी जी से पैसे लेकर मैं रेशमी रुमाल भी लाऊंगा। शकीला ने हंसते हुए उससे पूछा, क्या करोगे उस रुमाल का? मोमिन ने झेप कर जवाब दिया, गले में बांध लूंगा बीबी जी, बड़ा अच्छा मालूम होगा। ये सुनकर शकीला और रजिया दोनों देर तक हंसती रही। गले में बांधोगे तो याद रखना मैं उसी से फांसी दे दूंगी तुम्हें। ये कहकर शकीला ने अपनी हंसी दबाने की कोशिश की और रजिया से कहा, कमबख्त ने मुझे काम ही भुला दिया। रजिया, मैंने इसे क्यों बुलाया था? रजिया ने जवाब ना दिया और वो नई फिल्मी तर्ज गुनगुनाना शुरू की जो वो 2 रोज से सीख रही थी। इस दौरान में शकीला को खुद ही याद आ गया कि उसने मोमिन को क्यों बुलाया था। देखो मोमिन, मैं तुम्हें ये बनियान उतार कर देती हूँ। दवाइयों की दुकान के पास जो एक दुकान नई खुली है ना, वहां जहां तुम उस दिन मेरे साथ गए थे, वहां जाओ और पूछ के आओ कि ऐसी 6 बनियानों का वो क्या लेगा। कहना हम पूरी 6 लेंगे, इसलिए कुछ रियायत जरूर करे। समझ लिया ना? मोमिन ने जवाब दिया, जी हाँ, अब तुम परे हट जाओ। मोमिन बाहर निकलकर दरवाजे की ओट में हो गया। चंद लम्हात के बाद बनियान उसके कदमों के पास आकर गिरा और अंदर से शकीला की आवाज आई, कहना हम इसी किस्म, इसी डिजाइन की बिल्कुल यही चीज लेंगे, फर्क नहीं होना चाहिए। मोमिन ने बहुत अच्छा कहकर बनियान उठा लिया जो पसीने के बाइस कुछ कुछ गीला हो रहा था, जैसे किसी ने भाप पर रखकर फौरन ही हटा लिया हो। बदन की बू भी उसी में बसी हुई थी, मीठी मीठी गर्मी भी थी। ये तमाम चीजें उसको बहुत भली मालूम हुई। वो इस बनियान को जो बिल्ली के बच्चे की तरह मुलायम था अपने हाथों में मसलता बाहर चला गया। जब भाव दरियाफ्त करके बाजार से वापस आया तो शकीला ब्लाउज की सिलाई शुरू कर चुकी थी, उस स्याही माइल साटन के ब्लाउज की जो मोमिन की रूमी टोपी के फुंदने से कहीं ज्यादा चमकीली और लचकदार थी। ये ब्लाउज शायद ईद के लिए तैयार किया जा रहा था क्योंकि ईद अब बिल्कुल करीब आ गई थी। मोमिन को एक दिन में कई बार बुलाया गया, धागा लाने के लिए, इस्त्री निकालने के लिए, सुई टूटी तो नई सुई लाने के लिए। शाम के करीब जब शकीला ने दूसरे रोज पर बाकी काम उठा दिया तो धागे के टुकड़े और ऊदी साटन की बेकार कतरने उठाने के लिए भी उसे बुलाया गया। मोमिन ने अच्छी तरह जगह साफ कर दी, बाकी सब चीजें उठाकर बाहर फेंक दी, मगर ऊदी साटन की चमकदार कतरने अपनी जेब में रख ली, बिल्कुल बेमतलब, क्योंकि उसे मालूम नहीं था कि वो उनका क्या करेगा। दूसरे रोज उसने जेब से कतरने निकाली और अलग बैठकर उनके धागे अलग करने शुरू कर दिए। देर तक वो इस खेल में मशगूल रहा, हत्ता के धागे के छोटे बड़े टुकड़ों का एक गुच्छा सा बन गया। उसको हाथ में लेकर वो दबाता रहा, मसलता रहा, लेकिन उसके तसव्वुर में शकीला की वही बगल थी जिसमें उसने काले काले बालों का छोटा सा गुच्छा देखा था। उस दिन भी शकीला ने उसे कई बार बुलाया। काली साटन के ब्लाउज की हर शक्ल उसकी निगाहों के सामने आती रही। पहले जब उसे कच्चा किया गया था तो इस पर सफेद धागे के बड़े बड़े टाके जाबजा फैले हुए थे। फिर उस पर इस्त्री की गई जिससे सब शिकनें दूर हो गई और चमक भी दोबाला हो गई। उसके बाद कच्ची हालत में ही शकीला ने उसे पहना और रजिया को दिखाया। दूसरे कमरे में सिंगार मेज के पास जाकर उसको आईने में खुद उसको हर पहलू से अच्छी तरह देखा। जब पूरा इत्मीनान हो गया तो उसे उतारा। जहां जहां तंग या खुला था वहां निशान बनाए
और उसकी सारी खामियां दूर की। एक बार फिर पहन कर देखा। जब बिल्कुल फिट हो गया तो पक्की सिलाई शुरू की। इधर ऊदी साटन का ये ब्लाउज सिया जा रहा था, उधर मोमिन के दिमाग में अजीबो गरीब ख्यालों के जैसे टाके से उधड़ रहे थे। जब उसे कमरे में बुलाया जाता और उसकी निगाहें चमकीली साटन के ब्लाउज पर पड़ती तो उसका जी चाहता कि वो हाथ से छूकर उसे देखे। सिर्फ छूकर ही नहीं देखे, बल्कि उसकी मुलायम और रोएदार सतह पर देर तक हाथ फेरता रहे, अपने खुरदरे हाथ। उसने उस साटन के टुकड़ों से उसकी मुलायमी का अंदाजा कर लिया था। धागे जो उसने इन टुकड़ों से निकाले थे और भी ज्यादा मुलायम हो गए थे। जब उसने उनका गुच्छा बनाया था तो दबाते वक्त उसे मालूम हुआ कि उनमें रबड़ सी लचक भी है। वो जब अंदर आकर ब्लाउज को देखता, उसका ख्याल फौरन उन बालों की तरफ दौड़ जाता जो उसने शकीला की बगल में देखे थे। काले काले बाल। मोमिन सोचता था, क्या वो भी इस साटन ही की तरह मुलायम होंगे? ब्लाउज बिलाखिर तैयार हो गया। मोमिन कमरे के फर्श पर गीला कपड़ा फेर रहा था कि शकीला अंदर आई। कमीज उतारकर उसने पलंग पर रखी। उसके नीचे उसी किस्म का सफेद बनियान था जिसका नमूना लेकर मोमिन भाव दरियाफ्त करने गया था। उसके ऊपर शकीला ने अपने हाथ का सिला हुआ ब्लाउज पहना, सामने के हुक लगाए और आईने के सामने खड़ी हो गई। मोमिन ने फर्श साफ करते करते आईने की तरफ देखा। ब्लाउज में अब जान सी पड़ गई थी। एक दो जगह पर वो इस कदर चमकता था कि मालूम होता था साटन का रंग सफेद हो गया है। शकीला की पीठ मोमिन की तरफ थी, जिस पर रीढ़ की हड्डी की लंबी झुर्री थी। ब्लाउज फिट होने के बाइस अपनी पूरी गहराई के साथ नुमाया थी। मोमिन से न रहा गया। चुनाचे उसने कहा, बीबी जी, आपने तो दर्जियों को भी मात कर दिया। शकीला अपनी तारीफ सुनकर खुश हुई, मगर वो रजिया की राय तलब करने के लिए बेकरार थी, इसलिए वो सिर्फ अच्छा सिलाया ना कहकर बाहर दौड़ गई। मोमिन आईने की तरफ देखता रह गया, जिसमें ब्लाउज का स्याह और चमकीला अक्स देर तक मौजूद रहा। रात को जब वो फिर उस कमरे में सुराही रखने के लिए आया तो उसने खूंटी पर लकड़ी के हैंगर में उस ब्लाउज को देखा। कमरे में कोई मौजूद नहीं था। चुनाचे आगे बढ़कर पहले उसने गौर से देखा, फिर डरते डरते उस पर हाथ फेरा। ऐसा करते हुए उसे यह महसूस हुआ कि कोई उसके जिस्म के मुलायम रोए पर हौले हौले बिल्कुल हवाई लम्स की तरह हाथ फेर रहा है। रात को जब वो सोया तो उसने कई ऊटपटांग ख्वाब देखे। डिप्टी साहब ने पत्थर के कोयलों का एक बड़ा ढेर उसे कूटने को कहा। जब उसने एक कोयला उठाया और उस पर हथौड़े की एक जर्ब लगाई तो वो नरम नरम बालों का एक गुच्छा बन गया। ये काली खांड के महीन महीन तार थे जिनका गोला बना हुआ था। फिर ये गोले काले रंग के गुब्बारे बनकर हवा में उड़ना शुरू हुए। बहुत ऊपर जाकर ये फटने लगे। फिर आंधी आ गई और मोमिन की रूमी टोपी का फुंदना कहीं गायब हो गया। फुंदने की तलाश में वो निकला, देखी और अनदेखी जगहों में घूमता रहा। नए लट्ठे की बू भी कहीं से आना शुरू हुई। फिर ना जाने क्या हुआ, एक काली साटन के ब्लाउज पर उसका हाथ पड़ा। कुछ देर वो इस धड़कती हुई चीज पर हाथ फेरता रहा, फिर दफतन हड़बड़ा के उठ बैठा। थोड़ी देर तक वो कुछ न समझ सका कि क्या हो गया। इसके बाद उसे खौफ, ताज्जुब और एक अनोखी टीस का एहसास हुआ। उसकी हालत उस वक्त अजीबो गरीब थी। पहले उसे तकलीफ दे हरारत महसूस हुई थी, मगर चंद लम्हात के बाद एक ठंडी सी लहर उसके जिस्म पर रेंगने लगी।